हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, हर शाम हम 5 सवाल सॉल्व करते हैं। तो चलिए, आज 3 जून है, आज सॉल्व करते हैं 5 MCQs ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहला, जैसे मैं आपको बता, जैसे हम हर जो शाम 5 सवाल अगर सॉल्व करते हैं तो एक टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं। आज अगर गवर्नमेंट फाइनेंस डिसाइड किया तो लेवल वाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो आज का जो लेवल है, बेसिक डेफिनेशन वाला एक क्वेश्चन है। तो ये आपको परिभाषा पूछी गई है फिस्कल स्टिमुलस की। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइए बस फिस्कल स्टिमुलस, इसमें से जो आपको ऑप्शन दी जाएंगी यहाँ पर सबसे बेस्ट कौन सी ऑप्शन इसको जो बयां करती है, डिस्क्राइब करती है। यूपीएससी सवाल को पूछ चुका है। ठीक है, और इसीलिए ये एक रिटायर्ड यूपीएससी क्वेश्चन है, हमें आना चाहिए, क्योंकि जिस लेवल पे यूपीएससी ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है उसके ऊपर की ही बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पहले का ही जो ऑप्शन का राइट आंसर, जो आपने अगर ऑप्शंस पढ़ी हैं यहाँ पर ठीक से, तो अगर नहीं पढ़ी तो पॉज कर लीजिए, क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है, वेस्ट ना कीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है जो फिस्कल स्टिमुलस का मतलब होता है एक ऐसा अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर सरकार कहती है कि हम जो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए अपना खर्चा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन ये जो बढ़िया सवाल क्यों है, क्योंकि जो बाकी ऑप्शंस हैं दे आर वेरी क्लोज। ठीक है, ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं, इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे किसको राइट आंसर मार्क करें, लेकिन बाकियों को आप नकार सकते हैं। एक्सट्रीम अफर्मेटिव एक्शन नहीं, बात नहीं लग रही है इसकी सिर्फ। अच्छा, दूसरा है गवर्नमेंट इंटेंसिव एक्शन ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ताकि जो एग्रीकल्चर और सेक्टर को दिया जाए, सिर्फ इसके लिए नहीं होता, किसी भी सेक्टर, इंडस्ट्री के लिए भी हो सकता है। ठीक है, एंड देन मैसिव इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, नहीं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए, किसी भी बाकी एग्रीकल्चर के लिए भी हो सकता है। तो इसीलिए एक जो ऑप्शन बी सही निकल कर आती है। एंड जो इसका आइडियल जो देखें, अगर जो इसका आंसर क्या निकल कर आता है कि जो फिस्कल स्टिमुलस एक ऐसी चीज़ है जहां पर सरकार जनरली या तो टैक्स कम कर देती है या लोगों पर खर्चा बढ़ा देती है। ठीक है, अपने जो ओवरऑल स्पेंडिंग बढ़ा देती है। अभी जो कोविड के टाइम में भी सरकार ने पर्टिकुलरली, जो अगर आपको पता हो तो सरकार ने उसमें, आपको पता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान एटसेट्रा, बहुत सारे तरह से सरकार ने नए नए पैकेजेस रोल आउट किए। कंपनीज अगर जो डूब रही थी उसमें पैसा डाला, तो सरकार का पैसा तो आइडियली टैक्स पेयर्स मनी है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि फिस्कल स्टिमुलस में टैक्स पेयर का पैसा चला जाता है, जो ऐसे सेक्टर्स में, या तो एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग, कहाँ पर भी, ताकि उनको जो बंद होने से बचाया जा सके। क्योंकि अगर वो बंद हो जाएंगे तो एक एम्प्लॉयमेंट का भी लॉस है, बहुत सारे लोग बेघर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए फिस्कल पॉलिसी का ही पार्ट मानते हैं। फिस्कल पॉलिसी में जैसे कि आप जानते हैं सरकार के खर्चे, टैक्सेशन और लेवल्स ऑफ डेट वगैरह की बात होती है कि कितना हमें सरकार को डेट मेंटेन करना है। ओके, चलिए लेवल 2 की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा टफर क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपको एक परिभाषा बतानी है, कौन सी यहाँ पर चीज़ की बात हो रही है। ये एक ऐसे डेट की बात हो रही है, ठीक है, जो टाइप ऑफ डेट जो आपको पहचानना है, जो कि जिसकी प्री डिफाइंड बोरोविंग लिमिट है एंड बहुत जल्दी इसमें फंड्स मिल जाते हैं। एंड ये जनरली इसकी लिमिट, किसको कितना उधार मिलेगा वो डिपेंड करेगा कि कितने एसेट वैल्यूएशन है, क्रेडिट हिस्ट्री क्या रही बोरोवर की। एंड जनरली ये क्रेडिट कार्ड्स पर ये फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। आपने बताना है ये कौन से डेट की बात हो रही है। ठीक है, ये भी जो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो ये कौन सी डेट की बात हो रही है? रिवॉल्विंग डेट, अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड या शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, मुश्किल सवाल नहीं है, सिर्फ ऑप्शंस देखकर आपको क्लियरली आंसर मिल जाना चाहिए। एंड दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये बात हो रही है ऐसी फैसिलिटी की जो क्रेडिट कार्ड्स पे मिलती है एंड आपकी लिमिट के हिसाब से मिलती है, इसको कहते हैं रिवॉल्विंग डेट। ठीक है, रिवॉल्विंग डेट क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपकी अगर जो 30,000 रुपये की अगर क्रेडिट लिमिट है क्रेडिट कार्ड की, उसमें से आपने मान लीजिए 12,000 खर्च दिए, 18,000 आपके रह गए। ठीक है, आप 18,000 और खर्च सकते हैं। ठीक है, एक महीने में जो आपको लिमिट मिलती है। अच्छा, आपने थोड़े से और खर्च दिए, अब आपने 8-10 हज़ार और खर्च दिए, 8 जो भी आपकी लिमिट रह गई थोड़ी सी, जो भी 30,000 तक आप खर्च कर सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली उस पैसे से आपको जो महीने की भर की एक लिमिट मिलती है। अगर आप महीने भर में फिर आपको वापस वो पूरा पैसा वापस करना पड़ता है, नहीं चाहते वापस करना तो आप उसको किस्तों में भी दे सकते हैं, वो कई बार सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, तो एंड अगेन जैसे ही आप पैसा वापस करेंगे 30,000 रुपये उधार लेने की सुविधा फिर से अवेलेबल हो जाएगी। इसीलिए इसको रिवॉल्विंग डेट कहा जाता है। एंड कितना किसी की एसेट वैल्यूएशन है, कैसी क्रेडिट हिस्ट्री रही, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना फंड मिल सकता है आपको। क्रेडिट आपकी लिमिट कितनी आएगी, 25,000, 30,000, 50,000, 2 लाख, 50 लाख, कितनी आएगी, दैट डिपेंड्स। ठीक है, यूजर टू यूजर, बॉरोवर टू बॉरोवर, उसके इतिहास पर जो वेरी करेगा। ओके, ठीक है दोस्तों, तो यही था, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। एंड आपको एक बार पैसा दिया है तो आप उसके बाद इंटरेस्ट चार्जेस वगैरह काट कर, जैसे अगर आपने कुछ वो पड़ गए तो आपको उसके सिवा वापस आपकी पूरी की पूरी जो क्रेडिट वापस आ जाता है। एंड जो आपका एक रिवॉल्विंग लाइन ऑफ क्रेडिट मिल जाती है आपको फिर से महीने दर महीने। ये सिक्योर्ड भी हो सकती है दोस्तों एंड अनसिक्योर्ड भी हो सकती है। ठीक है, चलिए
अब लेवल 3 की तरफ चलते हैं, दो कॉन्सेप्ट्स को इंटर रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पर क्वेश्चन है अबाउट प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, आपने बताना है प्राइमरी डेफिसिट के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीएससी पूछ चुका है। पहला, ये प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट करता है बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स सरकार की, जिसमें इंटरेस्ट की बात भी हो रही है, ठीक है। एंड देन प्राइमरी डेफिसिट है, इसकी अगर परिभाषा बोल रहे हैं, इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स, क्या ये सही गलत। देन इंक्रीज, अगर प्राइमरी डेफिसिट अगर बढ़ रहा है तो दैट मीन्स हमारी फिस्कल हालात, हमारी फिस्कल सेहत बेटर हो रही है, ठीक है, फाइनेंशियल सेहत। तो बताइए यहाँ पर कौन सी ऑप्शंस आपको लगता है करेक्ट हैं, ठीक है। ये ऑप्शंस आपके सामने। एंड दोस्तों राइट आंसर इज, यहाँ पर अगर एक एक करके ऑप्शन देखते हैं कि इंडिकेट की बोरोइंग नहीं, बोरोइंग रिक्वायरमेंट हमें फिजिकल डेफिसिट से आती है। अगर हम प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो हमें वो बताता है कि बोरोइंग रिक्वायरमेंट तो सरकार की बताएगा, लेकिन इंटरेस्ट हटाकर बताएगा, इंक्लूडिंग नहीं एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट बताएगा, क्योंकि जो दैट मीन्स पहली गलत, क्योंकि दूसरी स्टेटमेंट है वो सही है। प्राइमरी डेफिसिट डिफरेंस होता है फिजिकल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट का। एंड इस पर दोस्तों हमने लेक्चर बना के डाला हुआ है, हमारे चैनल पर लेक्चर अवेलेबल है डेफिसिट्स वाला। एंड देन उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट अगर बढ़ रहा है, घाटा बढ़ रहा है, दैट मीन्स हालात तो फिजिकल हालात सही नहीं है, खराब हो रही है। तो सिर्फ 2 ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, बाकी 1 और 3 आर रॉन्ग। सिंपल, जो मैं कहूँगा सवाल सिंपल था, लेकिन सिंस हम उलझ जाते हैं कई बार, हमें थोड़ा डर घबराहट हो जाती है, कॉन्फिडेंस की कमी, तो ये सवाल गलत हो सकते हैं, 2 नंबर्स का यहाँ लॉस हो सकता है। ऑलराइट, तो इसीलिए फिजिकल डेफिसिट सरकारी जो ट्विटर पे इनकी सरकार की एक परिभाषा पड़ी हुई थी, मैंने कॉपी पेस्ट कर ली। यहाँ लिखा हुआ है कि प्राइमरी डेफिसिट वो है जो फिजिकल डेफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट हटा दें। एंड ये बताता है सरकार को कितना बोरो करना है। अगर सरकार इंटरेस्ट पेमेंट्स के वगैरह के चक्कर में जो उसके बारे में ना सोचे, बाकी चीज़ों के बारे में सोचे, वो हमें प्राइमरी डेफिसिट बता देता है, ठीक है। तो इसीलिए जो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला भी क्या रहता है, जो फिजिकल डेफिसिट जो कि टोटल हमारा एक्सपेंडिचर खर्चा है में से अगर हम टोटल इनकम खर्चा कितना कर रहे हैं, मान लीजिए हम खर्चा कर रहे हैं 1 लाख करोड़, ठीक है, हमारी इनकम है 50,000 करोड़, तो दैट मीन्स हमें बाकी जो कितना बचा, 1 में से 50 निकाला, 50 बचा, 50,000 करोड़ हमारा घाटा है, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट कितनी देनी है, तो वो इंटरेस्ट पेमेंट भी हमने पे कर दी, जो वो हटा दें तो प्राइमरी डेफिसिट हमारा आ जाता है, ठीक है। तो एंड सरकार की बोरोइंग रिक्वायरमेंट बताता है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट पेमेंट शामिल नहीं होती इसमें। अगर हम बात करें सरकार के टोटल खर्चे की बात करें, सरकार को बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, जनता में, पब्लिक में इन्वेस्ट करना है, एंड कुछ सोशल बेनिफिट्स देने हैं, उसके बाद है कैपिटल ट्रांसफर पेमेंट्स होनी है, जैसे स्टेट्स वगैरह को पैसा देना है, डिफेंस पर, इंफ्रा, हेल्थ, वेलफेयर, बहुत सारी चीज़ों पर सरकार को पैसा खर्चना होता है, सरकार के रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके लिए सरकार उधार लेती है, उधार अगर लिया तो उसका भी तो इंटरेस्ट चुकाना होगा, ठीक है। तो इसीलिए वो वाले इंटरेस्ट की अगर बात हटा दें, उसके सिवा देखें बाकी चीज़ों पर सरकार को कितना खर्चा करना है, प्राइमरी डेफिसिट उसके बारे में बताता है कि हमें सर इन चीज़ों के लिए तो इतना खर्चा चाहिए होगा, ठीक है। तो इसीलिए प्राइमरी डेफिसिट की परिभाषा आप देख सकते हैं कि फिजिकल डेफिसिट से इंटरेस्ट को हटाया, प्लीज़ इसको दिमाग में रखिएगा। फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, ठीक है। एंड देन प्राइमरी डेफिसिट बताता है हमें कि अगर इंटरेस्ट को हटा दें हमारे पास कितना, जो बाकी हमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना घाटा है, एंड क्या ये नेगेटिव हो सकता है। प्राइमरी डेफिसिट नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि आपको इंटरेस्ट पेमेंट नहीं देनी पड़ रही, आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं रादर, एंड पॉजिटिव आ जाएंगे, अब सरप्लस हो जाएंगे। एंड देन जीरो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है कि फिजिकल डेफिसिट अब बराबर हो गया किसके, इंटरेस्ट पेमेंट के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है परिभाषा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, देन दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं, थोड़ा करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ सवाल। रिसेंटली न्यूज़ में एक स्टेटमेंट थी, तो यहाँ पे सवाल बनाया हमने, रिकोशे इम्पैक्ट, ठीक है। रिकोशे इम्पैक्ट, आपको शायद ये वर्ड पता हो, रिकोशे क्या होता है, आप ये इंग्लिश का शब्द है, अगर आपको आता होगा तो आप सवाल इजीली समझ जाएंगे। रिकोशे इम्पैक्ट रिसेंटली न्यूज़ में था, कौन सी चीज़ से ताल्लुकात रखता है। पहली ऑप्शन, ये जो एडवांस टैक्सेशन सिस्टम्स हैं और जो सेफ हेवन कंट्रीज़ हैं, मतलब जहाँ पर आप अपना जो धन ले जाएं तो आपसे कोई पूछता नहीं है कि कहाँ से लाए, अगर ये ब्लैक मनी है या फिर वाइट मनी है, टैक्स पे किया कि नहीं किया, उसका टैक्सेशन सिस्टम की बात हो रही है, या फिर पायरेसी का इम्पैक्ट रहता है इकॉनमीज़ पर, उसकी बात हो रही है, या फिर स्पिल ओवर इफेक्ट, जो दुनिया भर में अगर एक इकॉनमी ख़राब होती है दूसरी इकॉनमी पर असर पड़ता है, उसकी बात हो रही है, या इसमें से कोई भी नहीं, ठीक है दोस्तों। सो रिकोशे इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे राइट आंसर इज स्पिल ओवर इम्पैक्ट, ठीक है दोस्तों। तो स्पिल ओवर क्यों, क्योंकि अगर आप देखें, जैसे कि अगर आपको पता है कि जैसे अगर एक गोली आके टकराती है तो, एंड वो अगर यहाँ पे अगर आप इसको देखें एक एनिमेशन भी, तो
ये एनिमेशन दिखाती है कि जैसे गोली अगर आके टकरा रही है एंड कई ऐसा होता है ना, रीबाउंस कर जाती है, रीबाउंड है ना, जैसे किसी चीज़ पे ऐसे आके टकराई एंड वापस चली जाती है, तो इसको रिकोशे कहा जाता है कि एकदम से रिफ्लेक्ट हो गई, बाउंस बैक हो गई। तो बाउंस बैक है ना, अब इसका चक्कर क्या है कि रिकोशे इम्पैक्ट, आईएमएफ के हेड ने रिसेंटली स्टेटमेंट दी कि अगर इमर्जिंग मार्केट्स, अगर वो कह रहे हैं कि अगर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ अगर खुश हैं कि चलो हमने सबको वैक्सीन लगवा दी, हमारी इकॉनमी अच्छी हो गई, वो कह रहे हैं अगर इमर्जिंग मार्केट्स में अगर वैक्सीन वगैरह नहीं पहुंची एंड लोग अगर वहाँ पर ठीक नहीं हुए, तो आपका जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये आपको, जो उनका इकोनॉमिक क्राइसिस है गरीब देशों का, ये आपको भी इम्पैक्ट करेगा। डेवलप्ड वर्ल्ड का बहुत कुछ रुक जाएगा, क्योंकि दुनिया भर में अगर हम देखें तो सभी जो हमारी सप्लाई चेन एटसेट्रा वगैरह सब जुड़ी हुई है, ग्लोबल रिकवरी बिल्कुल रुक जाएगी एंड इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस को भी जो यहाँ चोट पहुंचेगी। एंड उसके बाद देखिए जो गरीब कंट्रीज को उधार दिया हुआ है वो वापस नहीं कर पाएंगे एंड इसलिए डेट नहीं वापस दे पाएंगे, तो और इन्वेस्टमेंट कम आएगी वहाँ पर। तो ये जो स्पिल ओवर इम्पैक्ट हो जाएगा, स्पिल ओवर इफेक्ट है, जो एक इकॉनमी अगर खराब होनी शुरू होगी बाकियों को खराब करती चली जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि जो अमीर कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, थोड़ा इक्विटेबल रिकवरी की बात करें, थोड़ा वैक्सीन वगैरह को डिस्ट्रीब्यूशन की बात सोचें, ताकि सब तरफ रिकवरी हो सके। एंड वरना अदरवाइज रिकोशे हो जाएगा, बुलेट आपकी जो आपने अगर जो चलाई किसी और पर, हो सकता है आप पर वापस भी आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए बाउंस बैक की बात कर रहे हैं कि बाउंस बैक मतलब ये जो चोट सामने वाले को लग रही है, जो ये हो सकता है वापस हमें भी गोली लग जाए, तो इसीलिए हमें बचना होगा, इससे सभी को हमें सेव करना होगा। ओके, ठीक है दोस्तों, तो एक आखिरी में एक मेंस टाइप क्वेश्चन करते हैं, जो पिछले 2-3 साल से ये मेंस में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो एक सवाल यहाँ पे आपके लिए और बना दिए, सरल सवाल है, घबराइएगा नहीं। तो यहाँ पर जैसे जो एफआरबीएम एक्ट के तहत सरकार को कुछ रिपोर्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जो टेबल करने होते हैं जो पार्लियामेंट में, बताइए इसमें से कौन से हैं। पहला, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, इन 1, 2, 3 में से आपने मुझे बताना है कौन से सरकार को पार्लियामेंट में टेबल करने होते हैं, या फिर कि सभी करने होते हैं। ठीक है, ओके। एंड मुश्किल सवाल नहीं है, आई रिपीट अगैन, अगर आपने एफआरबीएम एक्ट को सरल बिल्कुल ऊपर से देखा हो तब भी अटेम्प्ट कर देंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको चाहता हूँ समझाना इसके बारे में और। ठीक है, ओके। राइट आंसर है कि तीनों के तीनों ही करनी पड़ती हैं हमें स्टेटमेंट्स। यहाँ पर एफआरबीएम एक्ट की बात करें तो 2003 में लाया गया था सरकार को थोड़ा फाइनेंशियल डिसिप्लिन में रखने के लिए, कि सरकार का अदरवाइज तो देखो सरकार इलेक्ट होकर आ गई तो सरकार का तो मन करेगा ना मैं ये भी फ्री दे दूँ, ये भी फ्री दे दूँ, क्योंकि ऐसा फ्री देने में तो उनको वोट्स मिलेंगी बहुत सारी। इसीलिए 2003 में डिसाइड किया गया कि, वैसे 2000 में से शुरू हुई थी बात इसकी, ठीक है, कि डिसाइड किया गया कि सरकार को भी डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रखनी ज़रूरी है, कि वो पैसा जो अगर खर्च कर रही है, उधार ले लेके खर्च कर रही है, तो एक लिमिट में करे, है ना, डिसिप्लिन रह के करे। ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं हम खर्चा करते हैं देखी जाएगी बाद में, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए 2000 में वैसे इसकी बात की गई थी, लेकिन 2003 में ये एक्ट पास हो गया। एंड देन यहाँ पर सरकार ने डिसाइड किया कि जो भी उसका जो फिस्कल डेफिसिट है, घाटा रहेगा, वो 3% ऑफ जीडीपी तक लाने की कोशिश करेंगे। अभी ज़्यादा चल रहा था, ठीक है, तो अभी भी देखें आज भी ज़माने में भी बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि चलो अभी तो कोविड के चलते सरकार का खर्चा बहुत बढ़ गया, लेकिन पहले भी ज़्यादा हुआ करता था। तो ग्रेजुअली सरकार ने इसको कंट्रोल करना शुरू किया। 2008, 9, 10 तक बहुत बढ़िया चला, तो उसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, फिर थोड़ा स्लिप अप हुआ, फिर वापस पिकअप होना शुरू हो गया था। अभी 2017-18 के बाद फिर से स्लिप अप चल रहे हैं एंड देन सरकार 3% के टारगेट के पास नहीं आ पाती। देन उसके बाद सरकार को ने वादा किया था कि 3% वो फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट 0% पर ले आएगी। एंड सरकार ने कहा था कि एक और चीज़ कि हम अपने जो सरकारी डेट को 40% या उससे कम में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, जो भी खर्चा करेंगे गवर्नमेंट, जो बोरोइंग करेंगे, जो भी उधार होगा, उधार वो सिर्फ लॉन्ग टर्म खर्चे के लिए होगा। कोई सड़क बनानी है, ब्रिज, स्कूल एटसेट्रा बनाने, जो हमारे जो छोटे जैसे हमारे जो रेवेन्यू वाले खर्चे हैं, जैसे किसी की सैलरी पे करनी है, ये वाले जो मेंटेनेंस करना है किसी का, ये हम खुद अर्न करके करेंगे, हम इसके लिए उधार नहीं लेंगे। ठीक है, सरकार ने से बहुत सारे वादे किए एंड अकॉर्डिंगली कुछ रिपोर्ट्स प्रेजेंट करने की बात भी करी। ठीक है, तो एंड इसमें लेकिन एक एस्केप क्लॉज था कि अगर कभी कोई कैलामिटी आ जाती है, कोई नेशनल सिक्योरिटी की दिक्कत हो जाती है, सरकार अपने टारगेट्स को मिस भी कर सकती है। इट्स ओके। ठीक है, तो अभी जो पेंडेमिक आया, सरकार ने इस क्लॉज को जो लागू कर दिया एंड सरकार ने कहा कि हम और थोड़ा घाटा बढ़ा रहे हैं, अपना फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, हम टारगेट को मिस कर रहे हैं। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ है जानने वाली, वो है मल्टीप्लायर इफेक्ट। मैं चाहता हूँ समझाना आपको, बहुत ही बढ़िया आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें उसी से यहाँ पर जो प्रेरित हो गए आपके लिए एक जो टॉपिक, इसको मैं चाहता हूँ कवर करना। दोस्तों ये सरकार का जो खर्चा होता है, सरकार जो खर्चे अपने करती है, वो या तो जैसे हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के वाली चीज़ों के लिए कर रही है, जैसे सैलरी एटसेट्रा पे करना, या लॉन्ग टर्म वाले। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म वाले कैपिटल कहलाते हैं, शॉर्ट टर्म वाले रेवेन्यू कहलाते हैं।
तो सरकार ने जब डिसाइड किया कि हमें अपने जो कटौती करनी है, तो सरकार ने कटौती कर दी लॉन्ग टर्म वाले प्रोजेक्ट्स में, शॉर्ट टर्म वाले में सरकार ने कटौती नहीं करी, ठीक है, क्योंकि सैलरी पे करना एक्सेट्रा वो तो चलते जा रहे हैं, सब्सिडीज देना एक्सेट्रा वो चलता जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए सरकार की जब ये ऐसे जब कोई सरकार ऐसे कोई कदम उठाती है, जब सरकार अपने पैसा जो खर्च करना था लॉन्ग टर्म में उसको जब सरकार कम कर देती है, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट नजर आता है। जैसे मैं समझाता हूं अभी आपको, ठीक है। इसको मल्टीप्लायर इफेक्ट रेवेन्यू वाले पे अलग नजर आता है, कैपिटल पे अलग। ये मेंस के टॉपिक है, इसलिए मेंस में आपके पर्सपेक्टिव से देखना जरूरी। तो देखो, मल्टीप्लायर इफेक्ट लेस देन 1 जो रहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब कि अगर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर मतलब शॉर्ट टर्म में कोई सब्सिडी दे रहे हो, किसी को सैलरी पे कर रहे हो, उस पर अगर आप 1 रुपया खर्च कर रहे हो तो आपकी जीडीपी में 1 रुपया या उससे थोड़ा सा कम ही बढ़ोतरी होती है, उसके आसपास की बढ़ोतरी नहीं होती। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आप अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर, सड़क बनाई, कोई स्कूल बनाया, कोई ब्रिज बनाया, उस पर 1 रुपया स्पेंड करते हो तो 2.5 रुपये तक जीडीपी बढ़ जाती है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि कैपिटल में खर्च करना जरूरी है, रेवेन्यू में आप खर्च करोगे तो जीडीपी बढ़ेगी नहीं, ठीक है। बिल्कुल सेम सी आपको इंपैक्ट नजर आएगा, जितना खर्च किया उतनी जीडीपी बढ़ा लोगे बस, ठीक है। तो वही 100 रुपये खर्च किए, रेवेन्यू में लिटिल लेस देन 100 ही नजर आते हैं इकोनॉमी में, जबकि कैपिटल में देखें अगर 100 खर्च किया तो 250 के आसपास जीडीपी बढ़ जाती है, मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा है। अब हुआ क्या, सरकार ने 2018 के बाद से रेवेन्यू डेफिसिट को टारगेट करना बंद कर दिया एंड कहा कि हम फिस्कल डेफिसिट कम करेंगे। फिस्कल डेफिसिट कम होना शुरू हो गया, लेकिन फिस्कल डेफिसिट सरकार ने कम करना कैसे शुरू किया, सरकार ने फिस्कल डेफिसिट कम करना शुरू किया, अपने लॉन्ग टर्म खर्चे कम कर दिए। सरकार ने बोला देखो अब हमारे पास कोई घाटा नहीं है, हमने घाटा अपना जो था 3% के आसपास लाने की जो वादा किया था शुरू कर दिया, लेकिन उसमें सरकार क्या कर रही थी, सरकार लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट्स में खर्चा जो कम कर रही थी, शॉर्ट टर्म के खर्चे चलते जा रहे थे। लॉन्ग टर्म का खर्चा जब कम होना शुरू हो जाएगा तो आपकी जीडीपी की ग्रोथ भी कम हो जाएगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट भी काम नहीं कर पाएगा, अकॉर्डिंगली आपकी इकोनॉमीज रुकनी शुरू हो जाती हैं। हमने लास्ट वीक भी प्री क्योर में डिस्कस किया था कि कैसे इकोनॉमीज रुक जाती हैं इन चक्कर में, ठीक है। तो इसीलिए एफआरबीएम एक्ट ने इसलिए उल्टा काम करना शुरू कर दिए, सरकार पर जो रोक भी लगाई हुई है कि आप खर्चा नहीं करेंगे, सरकार ने खर्चा रोकने के लिए लॉन्ग टर्म खर्चा बंद कर दिया है, शॉर्ट टर्म खर्चा वैसा का वैसा ही चलता जा रहा है। तो इसीलिए सरकार की दिक्कतें बढ़ गई, ऊपर से कोविड भी आ गया, कोविड के चलते सरकार के और एक्स्ट्रा भी बहुत सारे एक्सपेंसेस बढ़ गए, जो खाना खिलाना एक्सेट्रा 80,000 करोड़ उसमें भी गया, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक स्ट्रक्चर ही इकोनॉमी का इस तरह से बनाने की कोशिश हमारी हो गई कि हमारा स्लो डाउन आएगा ही आएगा, हम कुछ कर ही नहीं सकते, कोविड या नो कोविड हमारा स्लो डाउन होगा ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये टॉपिक जो अच्छा लगा मुझे लगा आपसे मैं थोड़ा और डिस्कस करता हूँ एफआरबीएम एक्ट के बियॉन्ड। बाकी दोस्तों हमारे जो थर्ड बैच है 2022 का, उसमें एडमिशन का ये लास्ट वीक है, आप इसमें अभी भी एडमिट हो सकते हैं, ठीक है, आ सकते हैं। एंड जो हम यही लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जो एक बढ़िया तरीके से जिसमें हम बहुत सारे जो टॉपिक्स तो कवर चलो करते हैं जो हर सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीटली, लेकिन उसके बियॉन्ड हम वहाँ पे टेस्ट करेंगे, वो मेंस की आंसर राइटिंग रहेगी एंड देन प्री के क्वेश्चंस रहते हैं, सब कुछ बहुत ही हॉलिस्टिक प्रोग्राम है हमारा बैच 3, जो बैच 1 बैच 2 पहले से ही भर चुके हैं, जो टाइम भी चलता है ना 45 डेज में हम लॉन्च करते हैं, बैच 3 की बारी है। आंसर राइटिंग बैचेस भी चल रहे हैं दोस्तों, तो आंसर राइटिंग बैच में देखें तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट थे, जनरल स्टडीज, पॉल साइंस एंड सोशियोलॉजी। सोशो में अभी एडमिशन बंद है, लेकिन आप शायद अभी जो पॉल साइंस में आई एम नॉट रियली श्योर कि एडमिशन ओपन है कि नहीं, जीएस में ओपन है। आप जीएस में आप जो एडमिशन ले सकते हैं, 48 डेज का प्रोग्राम है। क्यों 48 डेज का, क्योंकि दोस्तों अभी हमारा प्री पोस्टपोन हुआ तो हमारे पास हमें टाइम मिला मेंस के लिए लिखने का। दोस्तों यही सब चीज़ें हैं, इसी को ही कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि आज आप खर्च कर रहे हैं, अगर आप जो इन पे 48 डेज पर अपना टाइम लगा रहे हैं, रिसोर्सेज लगा रहे हैं, क्यों अभी तो इसको कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में होगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म में खर्च होगा। आज आपका एक इस पर क्वेश्चन पर 10 मिनट लगाए हुए आपको लॉन्ग टर्म में ये जो मार्क्स में ट्रांसलेट होते नजर आएंगे, इसीलिए जरूरी है ये सब चीजें करना, इसलिए हम ये प्रोग्राम्स भी लेकर आते हैं ताकि आप अपना टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करें, ठीक है। बाकी बैच 3 हमारे पास सोशो, पॉल साइंस एंड जीएस के हमारे पास अवेलेबल, ठीक है दोस्तों। तो बस यही थे दोस्तों आज के कुछ सवाल एंड यही आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, चलता रहेगा सिलसिला जो सवालों का एंड समझने का, और कुछ अगर कोई डाउट एक्सेट्रा है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल ट्राई टू जो आंसर योर डाउट्स, ऑलराइट। बाकी हमारी वेबसाइट पर ये सभी कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं एंड उसके बियॉन्ड अगर आपको कोई डाउट है तो टोल फ्री नंबर्स हमारी वेबसाइट पर गिवन है, आप इजीली कॉल कर सकते हैं। विल ट्राई टू रिवर्ट बैक टू योर क्वेरीज एट द अर्लीस्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।